अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फिर से 2 दिन का नागा। एक दिन तो मैं मसरूफ़ था और दूसरे दिन आप मसरूफ़ थे। कल मैं विलाग करना चाह रहा था, लेकिन पता चला कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच के लिए बहुत मगन हैं और हमारी तो कोई बंदा बात नहीं सुनेगा। मुझे तो पहले ही आइडिया था कि रिज़ल्ट क्या आना है, बल्कि मैं देख रहा था कि ट्विटर पे किसी ने लिखा हुआ था कि आपका दिल क्या कहता है, कौन मैच जीतेगा। तो मैंने कहा भाईजान, दिल तो अलावा कभी दिमाग ਨੂੰ भी पूछ लिया करो। तो मेरे जहन में यही था कि अनहोनियाँ तो कभी कभार होती हैं ना। ओवरऑल तो एक पैटर्न होता है, आपकी एक स्ट्रेंथ होती है, आपकी कुछ वीकनेसेस होती हैं, उसकी बुनियाद पे हम एक अपना चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं। तो पाकिस्तान का अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लें तो हमारा स्कोर जो है वो इंडिया से कम है। मतलब यह है कि हमने कम मैच जीते हैं और बल्कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो उस लिहाज से इसका मतलब है कि हमारी टीम में कुछ कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है। वो जब तक सॉल्व नहीं होगा, या अपनी लड़ाइयों में मगन रहेंगे और हम जो है ना मैच इंडिया से हारते रहेंगे। और वैसे भी इंडिया वाले जितने इस टाइम मरू मरू कर रहे हैं, जो उनके साथ मई में हुआ, उसके बाद वो इसी तरह की खुशियों के मुतलाशी हैं। तो चलें, कोई थोड़ा बहुत उनको भी, उनका भी हक बनता है। कमीनगी उनकी अपनी जगह पर है। वो आपने देख लिया कि जो उन्होंने ट्रॉफ़ी लेते हुए भी जो हरकत की, पहले भी जो वो उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था। ये कमीनगी जो है ना, ये साथ साथ चलेगी, ये इनका ट्रेडमार्क है। हम इनसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन ज़रफ़ में हम इनसे बहुत बड़े हैं। बाकी इस दौरान 2 दिनों में आपने देखा कि बहुत कुछ हो गया। शमा बुझ गई, परवाने भाग गए। और वैसे आफरीन है नून लीग वालों पे कि भाई आप किसी को ओन किया करें। को मुश्किल टाइम आ जाते हैं, आपको ओन कर लेना चाहिए था। कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन ये इतने ज़्यादा घबराए कि जैसे किसी साजिश का खुद हिस्सा हों। और इस दौरान जो इन्हें अमेरिका में कोई कामयाबी मिली, वो भी सारी ओवरशेड हो गई। वो सारा जी शमा शमा हर जगह से होती रही। और दूसरा ख्वाजा आसफ साहब हैं, वो कोई ना कोई जगह तलाश कर लेते हैं कि वो उधर जाके उन्होंने मेहदी हसन को इंटरव्यू दे दिया। तो वो ख़ुद एक जो लाफिंग स्टॉक बने रहे। उधर आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर तो उधर मिल रहे थे ट्रंप के साथ, ये इधर जो है इंटरव्यू दे रहे थे। तो कोई पूछ रहा था जी कि इनको क्यों भेजते हैं। मैंने कहा कि ये कौन सा पूछ कर जाते हैं, ये खुद ही चले जाते हैं। वो बाद में पता चलता है कि अच्छा अच्छा, ख्वाजा साहब तो फ़लाँ जगह तो हो गया इन्हें। तो फिर उनकी 2 दिन ट्रॉलिंग होती रही, लेकिन ख्वाजा साहब जो है मुश्किल मजाज आदमी हैं। इधर आके फिर वो टीवी पर मौजूद थे। ये नहीं है कि कोई उन्होंने कुछ को ब्रेक ली हो। तो मामला जो है शमा के बारे में आपने काफ़ी लोगों से सुन लिया होगा। मैं अब इस पे को मज़ीद बात करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ओवरऑल मैं नहीं समझता कि शमा का कसूर नहीं था। वो भी जितना ज़्यादा चीज़ों को शो ऑफ़ करती है, उसने वही चीज़ें उसके लिए वो बाले जान बनी। बाकी इसराइल वगैरह वाली सारी बातें बकवास हैं। कोई उसका कोई इस तरह से रब्ता नहीं है। वो उस टाइम पर उनके हक़ में कोई ट्वीट करती रही थी कि हमें हमारे कोई इसराइल के साथ ताल्लुक़ ठीक होने चाहिए, जब ये गज़ा वाला मामला नहीं हुआ था। ये पहले की बातें हैं। अभी का यानी कि उन चीज़ों को आज के साथ जोड़ना। और मैं वैसे हैरान हूँ कि जिस अंदाज में बहुत सारे लोग, जिनसे मैं तवक्को नहीं करता था कि वो इतना अनक्रिटिकली चीज़ों को बाय करेंगे, उन्होंने भी इस सारी थ्योरी को बाय किया। बाकी ये है कि कुछ गलतियाँ इनकी अपनी भी हैं। तो उसको गलतियाँ हो ही जाती हैं जब इतने बड़े फंक्शन होते हैं, कोई थोड़ी बहुत हो भी जाती हैं। अगर आप किसी साजिश में मुलव्वस नहीं थे, जो कि आप नहीं थे, तो इतना ज़्यादा घबराना या लोगों को डिच करना, आई डोंट थिंक कि ये को मुनासिब था। अब यह है कि उसी दौरान जो है, यानी कि हम प्रोग्राम नहीं कर सके उस दौरान। गंडापुर के साथ बेचारे के साथ जो हुआ, पीटीआई ने जो जलसा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, ऑर्गेनाइज़ क्या किया हुआ था, जो डिसऑर्गेनाइज़ किया हुआ था पेशावर में। और ओवरऑल जो पीटीआई के लोग हैं वो दिन ब दिन इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं। हर एक की कोशिश ये है कि वो ये इम्प्रेशन दे कि इमरान खान उसके साथ है या वो इमरान खान के साथ है, या ये है कि इमरान खान के साथ जो मोहब्बत है उसको कैश कराते हुए जो दूसरे हैं उनको जलील किया जाए। तो गंडापुर जो है उनके साथ भी ऐसा हुआ। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस पार्टी के हालात कोई कभी भी ये ऑर्गेनाइज होते हुए नज़र नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपस में लड़ते रहना करना है। अल्लाह करे कि कोई बेहतर हो जाए। एनर्जीन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन है नेगेटिव है। कभी अभी इसको अगर पॉजिटिव करने की कोशिश करें तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाती है, हो सकती है।
नाजरीन, अभी आज जो वो राना मशहूद साहब हैं, उन्होंने नया एक शोशा छोड़ दिया कि जी 2018 में हमें जनरल फैज़ ने कहा था कि अगर आप मुझे आर्मी चीफ़ बनाएंगे तो मैं आपको मैं जो है यानी कि आपको आगे 2/3 अक्सरियत लेकर दूंगा ना। जनरल फैज़ अब इधर मौजूद है, आई डोंट नो कि इनकी बातें हुई थी नहीं हुई थी। और दूसरा, जनरल फैज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन अब वो चला गया है। वो जिधर है अल्लाह करे कि उधर ही वो की इंसाफ के कटहरे में आ जाए। बाकी इनके बयानात से तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना और ना कुछ चीज़ें चेंज होनी है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी के जाने के बाद बड़े बड़े उल्टे सीधे बयान भी देते हैं, बड़े बड़े इल्ज़ाम भी लगाते हैं, और जब वो लोग मौजूद होते हैं तो ये कहीं नज़र नहीं आते। एनीवे यानी कि मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है कि उसने इनसे क्या वादा किया था। और नाजरीन, दूसरी बात यह है कि जो ताकत होती है ना, पावर, उसमें इतने लंबे वादे नहीं होते कि जी यानी कि आप फ़लाँ टाइम पे अगर मुझे ये कर देंगे तो मैं आपको ये कर दूँगा। ये चीज़ें जो है ना, जो आज हो रही हैं वो हो रही हैं। कल का किसी को कुछ पता नहीं होता। खैर, हम अब जो है अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं। और जो सूरत हाल है इंटरनेशनली बड़ी अजीब होती जा रही है। नाजरीन, एक तो जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया से पूरी दुनिया से अपने जर्नैल वापस बुला लिए हैं। यानी कि अमेरिका के बेड़े, बहरी बेड़े, या जो उनके ट्रुप्स हैं या एयरफोर्स के जो बेसिस हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और वो उन्होंने वापस बुला लिए हैं, और बड़े ही शार्ट नोटिस पर बुलाए हैं। उन्हें कोई मेरे ख्याल बुध जुमेरात को एक सबको एक मैसेज गया है। उन्हें गया कि भाई सारे जड़े हैं ना, आप लोग जो हैं वो इतवार सोमवार तक आप वाशिंगटन पहुँचें। अब वो सारे घबराए हुए हैं, किसी को कोई एजेंडा नहीं बताया गया कि क्या होने जा रहा है उनके साथ। अच्छा, यानी कि और ये कितने लोग हैं? ये कोई 800 850 के करीब लोग हैं। आप हैरान होंगे कि हम तो जो गिनती के कोई चंद कोर कमांडर हैं उनसे परेशान रहते हैं, तो ये जो है 850 हैं। वैसे ये है कि हमारे भी कोई फार्मेशन कमांडर्स मिला के तो तकरीबन मेरे ख्याल कोई 200-250 बन ही जाते हैं। 100 से तो ऊपर ही होते हैं। खैर, और फार्मेशन कमांडर की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें मेजर जनरल भी शामिल होते हैं। और ये मैं अभी आर्मी की बात कर रहा हूँ। जो ट्रंप ने बुलाया है उसने अपने नेवी के भी बुलाए हैं, एयरफोर्स के भी बुलाए हैं, और जो बड़ी फ़ौज है, आर्मी है, उसके लोगों को भी बुलाया है। लेकिन सब घबराए हुए हैं, परेशान हैं। वजह क्या है? एक तो वो कहते हैं जी कि हमने जो 3 स्टार जर्नैल हैं इनमें से कोई तकरीबन 20% कटौती करनी है, यानी कि कम करने हैं। उससे पहले वो एक दो जो सीनियर मोस्ट लोग थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनको फारिग कर चुका है। उधर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आर्मी चीफ से ज़्यादा पावरफुल होता है। उधर आर्मी चीफ जो है ना वो ताकतवर नहीं होता। जो तीनों अफवाज का सरबराह होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। मतलब कि जो उधर का साहिर शमशाद होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। जो आजकल वो लगे हुए हैं साहिर शमशाद जो हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अब बहुत सारे ऐसे भी जर्नैल हैं कि जो उससे डिसएग्री भी करते हैं, तो उनको डर ये बड़ा हुआ है कि ये कहीं बंदे फारिग ना कर दे। और इतने शार्ट नोटिस पे वो ये भी नहीं है कि सबके पास अपने कोई चार्टर्ड प्लेन है। और इसमें बाय द वे एक चीज़ याद रखनी है आपने कि ये सारे 3 स्टार जर्नैल नहीं हैं। ये आप समझें कि जो कोई मेजर जनरल और ऑनवर्ड, जो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इस तरह के जो लोग हैं वो सारे उन्होंने बुलाए हैं। अब उस हवाले से पूरी एक जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है उसमें एक तशवीश भी है कि ट्रंप अभी करने क्या जा रहा है। जो आर्डर गया है वो सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से गया है। ख़िताब जो है उनको सेक्रेटरी डिफेंस ने करना है। लेकिन यह है कि कुछ दिन पहले पता चला है, एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, कि ट्रंप ने कहा जी कि मैं उधर मैं भी आऊँगा। अब वो क्या करने जा रहे हैं इस बारे में एक तशवीश भी है। कई लोग ये कहते हैं जी कि ट्रंप उनको ये बताने जा रहा है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, मैं जो मेरा जो एजेंडा है आपने उसके मुताबिक चलना है। लेकिन साथ ये भी बातें हो रही हैं कि जैसे कोई दुनिया में टेंशन बढ़ती जा रही है, आगे कोई रशिया के साथ मामलात और ख़राब हो सकते हैं। लैटिन अमेरिका में ट्रंप काफ़ी मुहिम जुई उसने शुरू की हुई है। मुझे तो कई दफ़ा ये डर लगता है कि कहीं हम कोई एक जंग अजीम स्वयं की तरफ ना जा रहे हों। मतलब ये है कि ये जर्नैलों की इस बैठक से नहीं, ओवरऑल जो सूरत हाल चल रही है
और जिस तरह ट्रंप जैसा कोई तेज़ाबी मिजाज कोई पर्सनैलिटी मौजूद है, तो इससे को हम टेंशन बढ़ेगी, कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब इसके साथ एक और जो डेवलपमेंट है, जब आप व्लॉग देख रहे होंगे आपके पास कोई ख़बरें आना शुरू हो जाएंगी। और वो क्या ख़बरें होंगी कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई है, यानी कि अभी से कुछ देर बाद नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। अभी से कुछ देर बाद की बात है, मतलब ये है कि मैं जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके कुछ देर के बाद की बात है कि ये होने वाला है। अब उस दौरान उसमें क्या होगा, उसमें जो कोई गज़ा के हवाले से प्लान है वो डिस्कस होने जा रहा है। अब गज़ा के हवाले से प्लान है क्या, क्या मुसलमान जो हैं वो उस प्लान में शामिल हैं या नहीं है, तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो दो तीन प्लान चल रहे हैं, एक है ट्रंप का प्लान। ट्रंप ये कहता है कि इनको, हमास को ये कहा जाएगा कि जो आपने इसराइल के लोग अभी भी यरगमाल बनाए हुए हैं आप इनको वापस कर दें, और उसके बदले आपको, आपके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया जाएगा। अगर आप गज़ा का इलाका छोड़ना चाहते हैं तो आपको बहफाजत इधर से जाने दिया जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमास का इस सारे अमल में और कोई किरदार नहीं होगा, यानी कि हमास को कोई ऐसा पावर शेयरिंग फार्मूला उनके साथ नहीं हो रहा। ये वो चीज़ है कि जो पहले नेतन्याहू जो है वो आज तक जो जंग कर रहा है या उधर जो है नस्ल कुशी कर रहा है, उसमें उसने जो एक वो नारा लगाया हुआ है, वो ये कहता है कि मैंने हमास को नहीं छोड़ना, ये आए दिन जो है हमारे लिए परेशानी पैदा करते हैं, तो मैंने इस दफ़ा इनको एलिमिनेट करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर नेतन्याहू मानेगा कि नेतन्याहू की बात मानी जाएगी तो हमास की नहीं मानी जाएगी, अगर हमास जो है वो एग्जिस्ट करती है तो नेतन्याहू नहीं मानेगा। एनीवे, दूसरा उसने कहा जी कि नेतन्याहू से एक गारंटी लेनी है कि कतर पे आइंदा आपने हमला नहीं करना। मेरे ख्याल इससे बड़ा तो कोई मजाक नहीं है कि आपने अपने एक इत्तेहादी को डरा के रखा हुआ है और साथ कह रहे हैं जी कि मैंने अपना जो हमारा बगल बच्चा है उसको मैं कह रहा हूँ कि आपने आइंदा इन पर हमला नहीं करना। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पे आगे क्या अमन कायम होगा आई डोंट नो। ये एक इसका ज़रा एक ब्लर्ड सा आइडिया है। अच्छा, इस पे जो है पहले जो इसराइल का एक अखबार है वो भी इस पर रिपोर्ट कर चुका है, और फिर एक अमरीकी अखबार जो है वो भी इस पर रिपोर्ट कर चुका है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला जो है वो एक ज़ेर गर्दिश है, ज़ेर गौर है। लगता मुझे ऐसे है कि जैसे इस फार्मूले की पूरी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई, ये सिर्फ एक दो बातें नहीं हो सकती। अच्छा, ये दूसरा जो है वो है एक टोनी ब्लेयर का प्लान। टोनी ब्लेयर जो है वो यूके का, आपको पता है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर है, और फिर जो है यूके की तरफ से ही वो मिडल ईस्ट पर वो खुसूसी नुमाइंदा भी है अभी। अब उसको ये वो चाह रहे हैं जी कि हम एक ट्रांजिशन अथॉरिटी बनाई जाए, गज़ा इंटरनेशनल ट्रांजिशन अथॉरिटी, और उसका जो सरबरा है वो टोनी ब्लेयर होगा, और उसमें जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के ट्रूप्स हैं वो डिप्लाई किए जाएंगे, उधर लोगों को प्रोटेक्शन दी जाएगी, और अगर कोई बंदे गज़ा से जाना चाहते हैं तो उनको बाकायदा कार्ड इशू किया जाएगा कि अगर आप वापस आना चाहते हैं तो हम आपको, यानी कि इधर कोई रोकने वाला नहीं है। अगेन ये भी प्लान मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा, तीसरा जो है वो है एक सऊदीया और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया हुआ है। वो भी वो इस मामले में ज़्यादा वोकल हैं कि जी हमास जो है वो पावर शेयरिंग में शामिल नहीं होगी। जो फ़लस्तीन अथॉरिटी है जिसका महमूद अब्बास प्रेसिडेंट है, जिसने पिछले 20 साल से उधर इलेक्शन नहीं कराए, वैसे फ़लस्तीनियों के साथ, बेचारों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, और इनकी हुकूमत जो है ना वो भी कोई बड़ी वादे ने कौन जोगी है, बहुत ही नालायक लोग हैं, बड़ी करप्शन भी बहुत ज़्यादा है उधर। तो खैर ये है जी कि वो कहते हैं कि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है वो सारे सिस्टम को चलाएगी, और एक टेक्नोक्रेट सेटअप जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेरे तहत बनाया जाएगा। ये बातें, अच्छा, और साथ वो कहते हैं जी कि इधर जो है ट्रुप्स भी आएंगे। अच्छा, जब ट्रुप्स की बात आती है तो फिर ये कहते हैं जी कि मुस्लिम मालिक जो हैं उनके भी ट्रुप्स आएंगे। अब मुस्लिम मालिक की जब बात आती है तो फिर ये भी लगता है कि कहीं पाकिस्तान जो है उसको भी शामिल किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान को शामिल किया जाता है तो इसराइल जो है वो इस पर ख़ामोश रहेगा। इसराइल जो है उसको अगर किसी एक मुसलमान मुल्क से तकलीफ़ होती है या थ्रेट फील करता है तो वो तो पाकिस्तान है। तो फिर यह है कि जो मुसलमान ममालिक हैं उन पर भी इख्तलाफ पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या हमास वाले जो हैं जब उनको पूरे सिस्टम से निकाल दिया जाएगा वो कहेंगे कि बंदे भी मरे साढ़े, यानी कि लीडरशिप हमारी मर गई है।
अगेन यानी कि एक सच्ची बात तो ये है कि अगर हमास वालों ने ये जो अभी फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है इसका आगाज़ जो है वो हमास ने हमला करके किया था। अब इस पे आप ये कहेंगे जी कि वो फ़लस्तीनियन नाल पहला कदों कोई चंगा हो रहा सी, और भाई जो अभी हुआ है इतना बुरा तो नहीं हो रहा था, इतने लोग तो नहीं मर गए थे ना, पहले यही लोग ज़िंदा थे ना। तो आपने या तो कोई वाकई को फ़तह कर लेते तो हम आपकी तारीफ़ करते। आपने इतने लोग मरवा दिए हैं आपने उस सेक्शन की वजह से, और आपका अपना जीना भी मुहाल हो गया है, और पूरे मिडल ईस्ट का नक्शा भी बदल गया है। वो इसराइल के जो पहले ज़रा किसी वाले से कैलकुलेशन में लोगों की परसेप्शन में लग रहा था कि शायद कमज़ोर है, वो लगता है कि वो इलाके का गुंडा बन गया। उसने हिजबुल्लाह की सारी क़यादत मार दी है। उधर जो है शाम में रजीम चेंज हो गया है। उसने ईरान जो है यानी कि उस पर आके अटैक किए हैं, ठीक है। उधर अमेरिका ने भी अटैक किए हैं। उसने जो हूथी हैं उनके बंदे मारे हैं, उनकी टॉप लीडरशिप मारी है, ठीक है। ईरानियों के साइंसदान मारे हैं। तो आपने क्या यानी कि हासिल क्या किया? आपने इतने लोग मरवा दिए। हाँ, ये ज़रूर बात है कि यानी कि इस दौरान जो है राय आमा बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन के हक़ में गई है, लेकिन क्या हमास ने ये सोच के काम किया हुआ था? एनीवे, अब जो है यानी कि मेरा इन सारी गुफ्तगू का मकसद ये था कि हमास का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो उसको इस सारे प्रोसेस में निकाल दें, ये बात दुरुस्त है कि हमास काफ़ी कमज़ोर हो गया, लेकिन अगर उसको प्रोसेस से निकाल दें तो वो क्या वो स्पॉइलर का रोल प्ले करेगा। तो ओवरऑल कहने को तो बहुत सारे प्लान इस टाइम डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन अभी कोई क्लैरिटी उसमें नहीं है, और ये भी कोई ऐसा प्लान अभी तक है नहीं कि जिससे लगे कि ये बाकी बड़ा पायदार किस्म का है और इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो एनीवे नाज़रीन, कुछ दिनों में इसके बारे में पता चल जाएगा। एक दो ख़बरें जो बड़ी अहम ख़बरें थी वो रह गई। आज प्रोग्राम ज़रा लंबा हो गया, वो कल चलें डिस्कस कर लेंगे। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।